हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिक्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड से जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते थे, टोटल क्वेश्चन आज यहाँ पे आपको सॉल्व मिलेगा। लॉन्ग का मीन्स यही है कि 7 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 2 3 से मिलेंगे, टोटली सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि जितना भी कंटेंट है वो आप सब अच्छी तरीके से समझ सको और सारी चीजें आप मतलब अपने नोटबुक में अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सको। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन बनता है पहला, वह 7 मार्क्स का है। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो डिमोन्स्ट्रेट द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद इन द हेल्प ऑफ सैंपल प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या करना है कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट को आपको बताना है, लेकिन क्या करना है कि एक सैंपल प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से ही आपको प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत होगी। ओके फ्रेंड, अब देखो, अब मैं आंसर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स मतलब कुछ जानकारी दे दूं। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट जैसे नोट्स वगैरह का पीडीएफ है, ये सब वहां पे जाते रहते हैं। और भी अगर जैसे और नोट्स डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जहां पे आपको रेगुलर नोट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, और देखो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आंसर। इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि आप सभी ने दवा तो जरूर खरीदा होगा। ठीक है, अब देखो कुछ दवा होती है, क्या करते हैं हम लोग, पर्चा दिखा के जाते हैं मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। और वह पर्चा कौन लिखता है? हमारे फिजिशियन या डॉक्टर्स तो ही लिखते हैं हमारे पर्चा। तो वही पर्चा आप लोग लेके जाते हो एक मेडिकल स्टोर के पास, तो वो क्या करता है, पर्चे को पढ़ के दवा दे देता है और आप दवा लेके चले जाते हो अपने घर। तो क्या हुआ, प्रिस्क्रिप्शन हमारा वही है कि जो भी किसी डॉक्टर या फिजिशियन के द्वारा जो भी दवा की पर्ची लिखी जाती है उन्हें हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सीधे और देसी वर्डों में अगर जाना चाहो आप तो मतलब डॉक्टर्स के द्वारा जो भी दवा की पर्चियां लिखी जाती हैं और हम उस पर्चियों को लेके कहाँ जाते हैं, मेडिकल स्टोर तक जाते हैं और वहां से हम लोग दवा प्राप्त करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो क्या है, एक सैंपल प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे कि क्या आपको यहाँ पे करना है। अब देखो क्या प्रिस्क्रिप्शन, ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है, आपका एक रिटन ऑर्डर है जो कि किसके द्वारा लिखा जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन या डॉक्टर के द्वारा यह लिखा जाता है। क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, और किसे लिखा जाता है, हमारे फार्मासिस्ट को, जो फार्मासिस्ट होते हैं जो दवा देते हैं। इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट, किसी भी पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन डिस्पेंस या कंपाउंड कराने के लिए जो एक केमिस्ट या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर या केमिस्ट जो भी लिखते हैं कोई भी पर्ची हमारे फार्मासिस्ट के लिए, उन्हें हम बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इससे इजी लैंग्वेज में शायद ही कोई समझा पाए। अब देखो क्या है, इमेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मैं आपको इमेज प्रिस्क्रिप्शन की दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि विद द हेल्प ऑफ सैंपल प्रिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया हूँ। तो देखो, पर्ची जब आप एक सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो जो 1 रुपए की पर्ची कटती है ना, जब आप उस पर्ची को लोगे तो ऐसा कुछ ये फॉर्मेट आपको वहां पे दिखेगा। ऊपर क्या रहेगा, हॉस्पिटल नेम जो भी रहेगा, सरकारी या गवर्नमेंट प्राइवेट वगैरह जो भी होते हैं उसके नाम यहाँ पे रहेंगे। और बाकी यहाँ पे आपका पेशेंट नेम हो जाएगा, एज सेक्स हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, बाकी यहाँ बड़े से में RX रहेगा। और यहाँ पे पूरी प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम लोग अपनी मतलब जो भी है मेडिसिन उसको नोट डाउन करेंगे। बाकी यहाँ रिफिल नंबर होता है ना, तो यहाँ में 0 1 2 3 लिख दिया, किसी और सैंपल है। बाकी यहाँ प्रैक्टिशनर या केमिस्ट का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। बाकी यहाँ लेबल हो जाएगा, किस डेट में वह कर रहा है डिस्पेंसिंग, उसका यहाँ पे डेट पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है कि सैंपल प्रिस्क्रिप्शन का सैंपल बनाओ 2 नंबर में, तब भी आप ऐसे बना के आइएगा। अगर 7 नंबर में है तो यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे हमें लिखना है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट का। तो इसमें देखो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसमें ये भी तो पूछा था कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कितने होते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट हमारे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या करना है, आपको आठों डिटेल में पढ़ना है, तब जाके आप 7 नंबर पा सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट का, दूसरे पे नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट का, और तीसरे में सुपरस्क्रिप्शन का, और चौथे पे इंस्क्रिप्शन का, पांचवें में सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद छठे में ये देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सिग्नेचर पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्योर नेम है सिग्नेचुरा। ठीक है, उसके बाद रेनुअल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर, जो दवा को प्रेस्क्राइब कर रहा है उसका सिग्नेचर एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे होना चाहिए। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले हम बात करें एक एक पॉइंट की, तो सबसे पहले हमारा उसमें आ रहा था क्या, डेट। अब डेट देखो, जो पर्ची में डेट लिखा जाता है, जैसे ये आपकी पर्ची है और इसमें नीचे हम लोग डेट लिख रहे थे, ठीक है। तो ये डेट क्यों लिखी जाती है, इससे क्या मतलब, अगर ये डेट हम ना लिखे तब भी तो डॉक्टर पर्ची लिख सकता है। तो देखो ये क्यों लिखी जाती है। अब मान लो कि मैं इस समय क्या किया, 10 तारीख को और 5वें महीना में मैं आपको दवा दे दिया। अब मैं आपसे बोल दिया कि आप फिर 15 तारीख को मेरे यहाँ आइएगा। तो आप मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन को कैसे पता चलेगा कि मैं इसे 10 को दवा दिया था फिर 15 को ये आया है। अगर आप डेट मेंशन किए रहेंगे तभी तो इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि 10 को मैं इसे दिया था, 5 दिन की दवा दिया था, आज 15 हो गया और वो आ गया, ठीक है। तो डेट हमारी वही हेल्प करता है कि किसी भी मतलब केमिस्ट को वो समझने के लिए कि कब मैं पेशेंट को पहली बार दवा दे रहा हूँ और कब लास्ट बार दे रहा हूँ, ठीक है। इट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द मेडिकेशन। अब जब वह मेडिकेशन आपके वो पर्ची में फिल कर रहा होता है तो कब किया है और कब तक किया है, ये सारी चीजें हेल्प करता है हमारा डेट, ठीक है। अब देखो जो सेकंड पॉइंट आती है हमारी, नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। अब देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। अब देखो क्या है, नेम और एड्रेस, किसी भी पेशेंट का अगर नेम और एड्रेस लिख दिया जाए तो हम उस पेशेंट को, एक बार आएगा तो मान लो अपना पूरा सारी चीजें नोट करवा दिया, ठीक है। अब दूसरी बार फिर आएगा तो मैं उसका क्या है, उस उसके पर्ची पे ये सब मेंशन किए रहूंगा ना कि उसका नेम क्या है, एज क्या है। तो हमें क्या है, किसी भी पेशेंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका पर्चा या प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के, ठीक है। अब देखो व्हाइल एज एंड सेक्स हेल्प्स टू डिसाइड द डोज फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। अब ये देखा जाए यहाँ पे एज और सेक्स लिखा है, ठीक है। तो अगर देखो ये यहाँ पे जेंडर की बात किया जाए तो एक मेल होंगे एक हमारे फीमेल होंगे। अब मेल के लिए दवा अलग होती है डोज और फीमेल के लिए अलग होती है। अगर वहीं पे देखा जाए तो बूढ़ों के लिए डोज अलग होती है और बच्चों के लिए डोज अलग होती है। तो देखो इसमें क्या करना है, ये जेंडर हमारा यही हेल्प करता है कि मेल को हमें कितना डोज देना है, कितनी एमजी की दवा देना है, और फीमेल को कितनी एमजी की दवा देना है। अब देखो बुढ़ों को कितनी एमजी की दवा देना है और बच्चों को कितनी एमजी की दवा देना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अपने सीखते हैं जेंडर वाले में, ठीक है। जेंडर में हम लोग इसी, जेंडर हमारा ये डिसाइड करता है कि किस जेंडर में है, ठीक है। मेल है तो कम डोज देना पड़ेगा, फीमेल है तो ज्यादा, बाकी जो प्रिस्क्राइबर जैसा कहेगा उसे अकॉर्डिंग हमें डोजिंग करनी है, ठीक है। और बच्चे को कम डोज दिया जाता है, ये तो सभी को पता है, बाकी बूढ़े और एडल्ट को ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुपर स्क्रिप्शन की। अब देखो सुपर स्क्रिप्शन में क्या किया जाता है, पहले बात तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं RX सिंबल से। उसके बाद इट इज ए लेटिन वर्ड विच मीन्स यू टेक। यह क्या है, लेटिन वर्ड है जिसको क्या है, यू टेक। इससे हम क्या समझते हैं कि हमें अब दवा लेनी चाहिए, जो भी दवा वहां पे रखी गई है उसे हमें लेनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है इंस्क्रिप्शन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगर देखा जाए प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट हमारा होता है इंस्क्रिप्शन। इट कंटेन्स नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या होता है, मेडिसिन की क्वांटिटी और नेम्स प्रिस्क्रिप्शन में कहाँ पे होता है, हमारा इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में, ठीक। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में आता है हमारा इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन में नेम और क्वांटिटी होती है मेडिसिन की, ठीक है। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन ए सेपरेट लाइन। और जितनी भी दवा होती है सब अलग अलग होती हैं और इनको हम क्या अलग अलग लाइन में लिखते भी हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट की हम बात करें सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन ये क्या होता है, इन दिस पार्ट प्रेस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस। अब देखो क्या करता है प्रेस्क्राइबर, क्या फार्मासिस्ट को एक मतलब वो रिगार्ड करेगा कि ये जो दवा है मतलब कितनी डोज में शाम सुबह कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें पेशेंट को बता देगा, ठीक है। जो हमारा फार्मासिस्ट होगा जो उसे दवा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा भी गया है कि इन दिस पार्ट प्रेस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू डोजेज फॉर्म, ठीक है। डोजेज फॉर्म से रिलेटेड एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, और कितना डोजेज पेशेंट को देना है, इससे जो रिलेटेड जानकारी होती है वो आती है हमारी सुपर स्क्रिप्शन में। अब हम बात करें सिग्नेचुरा की। द क्वांटिटी टू बी टेक आर अमाउंट टू बी यूज्ड। अब कितनी क्वांटिटी या हम कितनी दवा का यूज कर रहे हैं वो सब आता है हमारे सिग्नेचुरा के अंडर में। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। अब कोई भी दवा जो वहां पे मेंशन की गई है वह दवा आपको कितनी बार लेनी है और टाइमिंग कब के मतलब कितने टाइमिंग पे लेनी और कितनी बार लेनी। यहाँ पे टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कि वो जो दवा है एक दिन में 3 बार खाना है कि 2 बार खाना है, ये सारी चीजें हमारी फ्रीक्वेंसी में आएंगी। टाइमिंग मतलब शाम सुबह दोपहर, ये टाइमिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्नेचुरा में हमारा दवा कब लेनी है, कितने टाइम पे लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, सारी चीजें हमारी सिग्नेचुरा में आ जाती हैं। अब हम बात करें रेनुअल इंस्ट्रक्शन का। अब देखो रेनुअल इंस्ट्रक्शन हमारा वही होता है, द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट्स ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्राइबर क्या करता है,
यहाँ पे लिखा गया ना एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यू। अब रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी पेशेंट आता है, वो 1 हफ्ते की दवा लेके आपके यहाँ से जा रहा है, तो ठीक है, तो 1 हफ्ता बाद आप फिर उसे आप अपने पास बुलाओगे कि भाई 1 हफ्ता बाद आप फिर चले आएगा, ताकि मैं दवा में कुछ मॉडिफाई कर सकूं और आपके डिजीज के अकॉर्डिंग मैं कुछ उसमें मॉडिफाई आइडेंटिफाई कर सकूं, ठीक है। तो इसीलिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन जो डेट वहां पे लिखी रहती है वो वहीं पे हेल्प करती है कि इंस्ट्रक्शन को चेंज करने में। अब सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर की बात आ गई। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी और कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विथ इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। अब देखो क्या है, हमें यहाँ पे जो आप प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे सारी चीजें रहेगी, सिग्नेचर रहेगा, जो आपका वहाँ डॉक्टर या फिजिशियन रहेगा उसकी सिग्नेचर यहाँ पे रहेगी, और बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। जो आप मतलब जिससे आप दवा ले रहे हो उसका यहाँ पे सब होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन टर्म पोसोलॉजी, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द पोसोलॉजी, ठीक है। यह जो क्वेश्चन आपका पोसोलॉजी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं अपने नोट्स से इसे पोसोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर हमारे साथ मिलकर फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस भी खत्म किए होंगे तो मैं वहां पर भी इसे इंपॉर्टेंट ही बताया था, ठीक है। और देखो आज यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में भी आ गया है कि पोसोलॉजी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप एक कमेंट्स अपना करना ना भूलें, ठीक है, कमेंट्स भी आप लोग कर ही दीजिए। अब देखो पोसोलॉजी की हम बात करें तो ये जो पोसोलॉजी वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक ग्रीक वर्ड हमारा आता है पोसो, दूसरा ग्रीक वर्ड हमारा आता है लोगोस, ठीक है। अब देखो पोसोस मतलब होता है हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा, बाकी लॉगस मीन्स होता है साइंस या नॉलेज, मतलब ज्ञान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी चीज का कितना ज्यादा या कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम पोसोलॉजी में सीखेंगे। और आप तो बी फार्म कर रहे हो, ठीक है, मेडिकल फील्ड से जुड़े हो, तो आप मेडिसिन के बारे में ही तो जानकारी लोगे। तो सीधी सी बात यही है कि हम मेडिसिन का कितना ड्रग, सॉरी फ्रेंड, मेडिसिन का कितना डोजेज हम किसी भी बच्चे या एडल्ट को कितना, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हमारा आती है पोसोलॉजी में, ठीक है। कितने एमजी ड्रग हमें बच्चों को देना चाहिए, कितना बूढ़ों को देना चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखते हैं अपने पोसोलॉजी में, ठीक है। अब देखो क्या है, पोसोलॉजी जो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द डोजेज और मेजरमेंट ऑफ डोजेज। ये जो पोसोलॉजी हमारी होती है वह क्या है, एक मेडिकल साइंस की ही ब्रांच है जो कि क्या डील करती है, डोज या मेजरमेंट ऑफ डोज। मतलब यह आपको मेजर करती है कि कितनी डोज में हमें दवा देनी चाहिए, या तो वह उस डोज का ही मेजर करेगी पूरा। जैसे मान लो अगर वह बच्चा है तो उसे हमें डोज कम देना पड़ेगा, ठीक है। एडल्ट है तो डोजेज मतलब हमें बढ़ा देना चाहिए, मतलब एमजी में कुछ इंक्रीजमेंट करना चाहिए, अगर बच्चा है तो डिक्रीजमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज का जानकारी हमें पोसोलॉजी से ही मिलती है। तो आई होप आपका पोसोलॉजी भी क्लियर हुआ होगा। तो सीधे सीधे अगर देखा जाए पोसोलॉजी में हम लोग क्या है, डोज या मेजरमेंट ऑफ डोजेज की जानकारी पूरी लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोसोलॉजी। अब देखो क्या है सेकंड डेफिनेशन इसकी, पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द डोजेज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। ये क्या है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डोज या क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब डोज तो समझ गए आप, और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मतलब कितनी अमाउंट में ड्रग्स हमें लेनी है, विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द पेशेंट टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट। जो हमारा पेशेंट हम उसने उसे कितना खिलाएं कि उसका, मान लो किसी भी पेशेंट को अगर फीवर हुआ है तो इसे हमें कितनी एमजी की ड्रग दें या मेडिसिन दें कि जो इसका फीवर है वो तत्काल ठीक हो सके, ठीक है। तो वही क्या है, हम कितनी एमजी में ड्रग देंगे कि ताकि उसे डिजायर्ड इफेक्ट मिल सके, मतलब फीवर भी खत्म हो जाए और कोई साइड इफेक्ट भी ना आए। ये सारी चीजें हम पोसोलॉजी से ही सीखते हैं। द डोज ऑफ ए ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड वेरी इजिली, इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर। अब अगर देखा जाए तो सभी लोग को ये भी लगता होगा कि डॉक्टर साहब हमें देखते हैं तुरंत हमें दवा दे देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब कितनी पढ़ाई किए हैं, इतने करने के लिए बहुत ही पढ़े होंगे। अब देखो क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी भी पेशेंट को देखें और फट से बता दो कहाँ इन्हें 500 mg तुरंत फटाफट दे दो, ठीक है। ये बहुत से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमें उनकी एज देखना है भाई, अगर एज कम है तो एमजी मतलब डोज हमें कम देना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक्स मतलब मेल या फीमेल की मैं इससे पहले बात किया, तो अगर देखा जाए तो फीमेल में कुछ हम डोज कम देते हैं मेल के अपेक्षा, ठीक है। बॉडी वेट, जिसकी बॉडी वेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बॉडी वेट किसी का ज्यादा किसी का कम। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज पर और एकोमुलेशन पर, एडिटिव इफेक्ट पर, क्लाइमेट पे और टॉलरेंस पे, ठीक है। ये सब हमारे हैं फैक्टर। तो यहाँ पे देखो कभी कभी पूछेगा वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द पोसोलॉजी, ठीक है, यह भी पूछता है। और देखो कभी कभी क्या है, अकेले मतलब सिंगल में पूछ लेता है, इलस्ट्रेट द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी, ठीक है। तो अब हम लोग फैक्टर की ही बात करें तो सारे फैक्टर हम लोग देख ही लिए। अब हम इसको देखेंगे डिटेल में, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है बॉडी वेट। अब देखो क्या है,
देखा जाए तो एवरेज वेट बॉडी का कितना होता है, 50 से 100 किलो लगभग ज्यादातर देखने को मिलता है एडल्ट वाला। अब देखो, पेशेंट विथ हैवी वेट्स नीड लार्जर डोज एज कंपेयर टू वीक एंड स्किनी पेशेंट। अब देखो, अगर कंपेयर किया जाए तो हल्के आदमी से और एक मतलब मजबूत या हाइयर वेट वाले आदमी से, तो जो हाइयर वेट का आदमी है उन्हें हम डोज भी ज्यादा देंगे, ठीक है। और अगर हल्का वेट है या तो स्किनी पेशेंट है वो, तो उसे हम डोज भी कम देंगे, ठीक है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया भाई, सीधी सीधी बात है कि जिसका बॉडी वेट ज्यादा रहेगा उसको आप डोज भी ज्यादा दोगे, और जिसकी बॉडी वेट कम रहेगी उसको आप डोज भी कम दोगे, बस सीधी बात है ये। अब टू प्रिवेंट एनी डोजेज एरर देयर आर मेनी कैलकुलेशन ऑफ डोजेज इट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट वेट्स इन विच द डोजेज अमाउंट बी एडमिनिस्टर्ड टू कैलकुलेट मिलीग्राम, ग्राम और ग्राम पर केजी और पाउंड्स ऑफ द बॉडी वेट। अब देखो, अगर ये चीज मैं आपको बता दिया कि वेट के कारण देना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी मिलीग्राम पे, ग्राम पर केजी में या तो पॉइंट्स वगैरह में, ये सारी चीजें आप इसी में से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप लोग रटने की कोशिश ना करें, केवल आप समझिए कि ये टॉपिक या पॉइंट हमारा क्या कहता है, ठीक है। अब हम बात करें एज की। अब देखो, एज कैसे अफेक्ट करता है, तो जनरली दिस फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द पोस्टोलॉजी। अब एज वाला जो फैक्टर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे पोस्टोलॉजी को इफेक्ट करता है, ठीक है। द पेडियाट्रिक पेशेंट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ डोज एज कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट डोज। अब देखो, अगर ये कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, ये कोई बड़ा आदमी है और यहाँ पे हमारा कोई छोटा मोटा बच्चा है। अब अगर आप इसको 500 mg का पीसीएम दे रहे हो, तो क्या इसको भी 500 mg का पीसीएम दोगे? नहीं दोगे। तो इससे हमें ये पता चलता है एज के ऊपर भी हमारी पोस्टोलॉजी डिपेंड करती है। अगर एज ज्यादा है तो हम लोग डोज ज्यादा देंगे, अगर एज कम है, बच्चे हैं, तो डोज हम कम देंगे, सीधी सी बात यही है, ठीक है। अब देखो, जेंडर की बात करें, फीमेल्स रिक्वायर कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज देन द मेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉडी फैट। अब देखो, बॉडी फैट्स के मतलब वजह से ये क्या है, फीमेल्स में कम अमाउंट होती है डोज की, ठीक है। जैसे कोई भी फीमेल्स है, ये एक फीमेल्स है और एक इधर मेल्स है, ठीक है। तो इनमें बॉडी फैट की वजह से इन्हें हम क्या है, डोज कम देंगे फीमेल को। बाकी अगर वही मेल को देखा जाए तो मेल को हम लोग क्या है, ज्यादा देंगे, ठीक है। जेंडर भी आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अब देखो, टेम्परामेंट क्या होता है, पर्सन हु इज नर्वस ओवर बिजी इज हाई स्ट्रगलिंग रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज। अब देखो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि दिन भर बहुत ही व्यस्त होते हैं, काम वगैरह करते हैं, कुछ तो क्या है मेंटली स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, या तो नर्वस फील करते होंगे, तो उन्हें हमें हमेशा क्या है, कम डोज देना चाहिए। ये हमारे आते हैं टेम्परामेंट के अंडर में। अब देखो, क्लाइमेट पे कैसा इफेक्ट होता है, सम ड्रग आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर मच मोर इफेक्टिव इन वार्म क्लाइमेट एज कंपेयर टू कोल्ड क्लाइमेट, हेंस स्मॉलर डोज रिक्वायर्ड। अब देखो, कुछ दवाएं हमारी ऐसी होती हैं कि जो गर्मी के समय में बहुत ही अपना तेज एक्शन लेती हैं, अगर वहीं देखा जाए तो ठंडी में वह एक्शन अपनी कम ले पाती है, ठीक है। तो हमें क्या है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी दवा को प्रेस्क्राइब करनी होती है, ठीक है। अब देखो, टॉलरेंस की बात करें, इन ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल सम मेडिकेशन सो। अब देखो, इसके बाद क्या है, डिक्रीज टेम्परेचर इफिशियंसी। अब देखो क्या है, कुछ ऐसी होती है कि जो हम खाने के बाद टेम्परेचर की इफिशियंसी भी घटा देती हैं। अब डिजीज की बात करें, अगर पेशेंट के अंदर कोई डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इन सम स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन द चेंज अकर द डोजेज। अब देखो, अगर उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिजीज प्रेजेंट, जैसे कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज मेलिटस मतलब शुगर वगैरह है, तो हम लोग क्या करेंगे, डोजेस फॉर्म को थोड़ा सा कम कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, डोज मतलब जो एमजी में दवा आती है उसे हम थोड़ा सा कम करेंगे, तो स्पेसिफिक देंगे, ठीक है। Person suffering from a lot of pain required more amount of analgesic and sensitive as compared to the person suffering from mild pain। अब देखो, कुछ पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत तेज दर्द होती है, ठीक है, मतलब, और कुछ को हल्का दर्द होती है, तो ये सब देखते हुए तब जाके हम अपना जो भी मेडिसिन या ड्रग है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर सिंस द ड्रग एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली इज मच लेस क्वांटिटी व्हेन कंपेयर्ड ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। अब देखो क्या है, जैसे कि आप ये यहाँ पे सीधे सीधे, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर सिंस ड्रग एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली इज मच लेस, ठीक है, इन क्वांटिटी व्हेन कंपेयर टू ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। अब देखो ये क्या है, जब ओरली और पेरेंटली आप कंपेयर करोगे तो जो पेरेंटली दवा दी जाती है वो बहुत ही कम अमाउंट में दी जाती है, जहां अगर देखा जाए ओरली वाले में, तो ओरली में हम लोग ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी हमारी ये डिपेंड करती है पोस्टोलॉजी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है किसी भी नंबर्स को रिपीट करना। स्मॉलर डोज आर एडमिनिस्टर्ड मोर फ्रीक्वेंटली व्हाइल फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज डोजेज इन लेस।
अब देखो कहाँ यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप छोटी छोटी डोजेस करके कई बार आप एक दिन में खिला दो, लेकिन अगर वही देखा जाए अगर उसे कॉम्बिनेशन करके एक डोज बना के आप खिला रहे हो तो वह एक्शन कम लेगा हमारे बॉडी में, ठीक है, जो आप दवा खिलाए वो एक्शन कम लेगा। अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दिस फैक्टर यूज प्लेज ए वाइटर रोल सिंस दियर ड्रग्स विच हैव टेकन ओरली बिफोर मील्स आर ऑब्जेक्ट मोर क्वालिटी कंपेयर्ड व्हेन एडमिनिस्टर्ड आफ्टर मील। अब देखो कुछ दवा हमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, तो कुछ दवा हमारी ऐसी होती है वो खाना खाने के बाद अपनी अच्छी एक्शन लेती है, और कुछ दवा हमारी ऐसी होती है वो खाना खाने से पहले अगर आप उसे खाओगे तब आपके बॉडी में अच्छी एक्शन लेंगी, ठीक है। तो वो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसी पे पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन हिस्ट्री एंड कैरियर ऑफ फार्मेसी। यह भी देखो 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसको भी कवर कर लें, हिस्ट्री और कैरियर, फार्मेसी की हिस्ट्री और कैरियर क्या है, तो हम लोग शुरू से इसको देखेंगे, ठीक है। फार्मेसी है क्या, ठीक है। यहाँ देखो मैं पुराने नोट से थोड़ा हमारे पहले जो था राइटिंग थोड़ा नहीं अच्छी थी। देखो फार्मेसी क्या होती है, द वर्ड फार्मेसी इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये जो फार्मेसी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया, फार्माकोन। अब देखो क्या है, फार्माकोन विच मीन्स ड्रग आर मेडिसिन, ये जो फार्मेसी है ये फार्माकोन ग्रीक वर्ड से आया है, और फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग या मेडिसिन। सो इट इज दैट आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग, और यह देखा जाए तो एक कला और विज्ञान है हमारी ड्रग्स को बनाने की, ठीक है। जो भी ड्रग्स वगैरह सब बन रही, मेडिसिन वगैरह बन रही है, यह एक कला है, ठीक है। अब फार्मासिस्ट क्या होते हैं हम उनकी बात करें तो आप भी फार्मासिस्ट बनने वाले हो। ए फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड स्पेशलाइज टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम। एक जो फार्मासिस्ट होता है वह एक्सपर्ट होता है ड्रग और मेडिसिन में, और उसे डिस्पेंस करने में भी वह क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको ड्रग या मेडिसिन बनानी पड़े तब भी आप उसमें भी स्पेशलिस्ट ही रहोगे। अब देखो एक फार्मासिस्ट की क्या काम होता है, वह ड्रग्स में एक्सपर्ट रहेगा, मेडिसिन में एक्सपर्ट रहेगा, और किसी भी ड्रग या मेडिसिन को बनाना हुआ तब भी वह एक्सपर्ट रहेगा, या तो अगर उसे डिस्पेंस करना हो तब भी वह एक्सपर्ट रहेगा। तो फार्मासिस्ट के कितने काम है ये तो आप देख ही लिए। अब अगर देखा जाए तो फार्मेसी के फादर हम किसे बोलते हैं, प्रोफेसर महादेव लाल सराफ को हम लोग बोलते हैं फादर के, सॉरी हाँ, फादर ऑफ फार्मेसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ही स्टार्टेड बी फार्म एंड एम फार्म एजुकेशन एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखो ये क्या किए, स्टार्ट किए बीएचयू में बी फार्म और एम फार्म। सबसे पहले जो हमारा बी फार्मा था वह 3 साल का होता था, तो अब 4 साल का हो गया है। अब फार्मेसी कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, डी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म, और मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी मतलब एमएससी फार्म, ठीक है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी एमटेक फार्म, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मतलब फार्म डी, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी मींस पीएचडी, ठीक है। ये बहुत ही बड़े होते हैं इस हमारे फार्मेसी के फील्ड में। अब एंशियंट एरा क्या होता है, और एग्जिम्पिक एरा क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा क्या होता है, पेसेंट एरा और जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा क्या होता है। अब देखो क्या है, एरा मतलब होती है हमारी जो बीत चुकी है, ठीक है, पुरानी कहानी। तो आयुर्वेदिक टाइम, इससे पहले हमारा क्या चलता था शुरू शुरू में, आयुर्वेदिक टाइम। उसके बाद हमारा क्या एलोपैथ की एंट्री हुई, तो उसके बाद क्या है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ वगैरह सारी चीजें बढ़ने लगी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ड्यू टू सिविल्स एंड वर्ल्ड वार, ठीक है। अब पेशेंट एरा में क्या है, नए नए मेडिसिन जब बनने लगी तो पेशेंट को क्या है, मतलब जो भी डिजीज होती थी वह ठीक भी होने लगी और पेशेंट का यहाँ पे फायदा हुआ। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा हमारा इस समय चल रहा है फ्यूचर की बात। जब आप 7th सेम में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी फ्रेंड 6th सेम में जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे है, तो पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि वैक्सीन कैसे बनाते हैं, मेडिसिन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप वहाँ पे सीख लोगे, ठीक है। अब हम आगे देखें तो फार्मेसी एज ए कैरियर, ठीक है। अब देखो फार्मेसी जैसे आप कर रहे हो तो आपको सोच समझ के ही कर रहे होगे ना कि इसमें कैरियर क्या है और भी सारी चीजें क्या होती हैं। एक कैरियर इन फार्मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर टोटल वर्ल्ड में देखा जाए तो फार्मेसी हमारा एक बेस्ट कैरियर है। फार्मेसी इज पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस विच कंप्लीट डील्स विद द ड्रग, और फार्मेसी हमारी है एक हेल्थ केयर सर्विस की एक पार्ट होती है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली ड्रग्स को ये कवर करती है मतलब डील करती है। अब फॉलोइंग ऑप्शन होते हैं, मतलब कुछ ऑप्शन होते हैं जो कैरियर मतलब हमारे फार्मेसी कैरियर में आते हैं। जैसे देखो केमिस्ट शॉप है, इंस्टीट्यूट या कॉलेज है, एकेडमिक्स है, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एनालिसिस, मार्केटिंग एंड फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। अब एक एक की बात करें, ये सब सारे हमारे स्कोप होते हैं, ठीक है, ये सारे स्कोप हैं। अब एक एक स्कोप को हम डिटेल में देखेंगे। केमिस्ट शॉप मीन्स क्या होता है, जैसे हम आपको पढ़ा दिए ऊपर, तो ये केमिस्ट शॉप मतलब होते क्या है। अब ये भी देखो, एक क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, मतलब जो फार्मेसी क्वालिफाई कर लिया हो वो पर्सन कैन ओपन हिज केमिस्ट शॉप मतलब मेडिकल स्टोर, ठीक है,
बाय टेकिंग लाइसेंस, वह क्या करेगा, लाइसेंस लेके, ठीक है, वह क्या करेगा, बंदा जो भी रहेगा वह लाइसेंस लेके एक स्टोर भी खोल सकता है, मतलब मेडिकल स्टोर, उन्हें हम बोलते हैं केमिस्ट शॉप। अब देखो इंस्टीट्यूट या कॉलेज, एक क्वालिफाइड पर्सन कैन आल्सो ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सर्व द स्टूडेंट। अगर एक क्वालिफाई बंदा है तो वो क्या करेगा, एक कॉलेज भी खोल सकता है जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकें। एकेडमिक्स, ए पर्सन हु हैज डन हिज हर स्टडी, मतलब हिज और हर मतलब मेल फीमेल के लिए है। ए पर्सन हु इज डन स्टडीज इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी कैन वर्क एट असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट टीचर। तो क्या कर सकता है, जो कि डन कर लिया अपनी पढ़ाई, वो एक प्राइवेट टीचर भी बन सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है। अब रेगुलेटरी डिपार्टमेंट की हम बात करें तो ए क्वालिफाइड पर्सन कैन आल्सो ट्राई हिज लक ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। अब कुछ होते हैं कि जो उनका मेन एम रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, तो उनके लिए देखो कुछ जॉब हमारे हैं, जैसे डीआई जो मोस्ट वांटेड जॉब होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब लगती है फार्मासिस्ट की, रेलवे फार्मासिस्ट हो गए, गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी होती है, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, आर्मी फार्मासिस्ट भी आप बन सकते हो, ठीक है। अब देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है, ए क्वालिफाइड पर्सन कैन आल्सो ओपन हिज कंपनी बट विथ लॉट्स ऑफ परमिशन। अब अगर आप बी फार्म क्वालिफाई हो तो आप कंपनी भी खोल सकते हो, लेकिन बहुत से परमिशन होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छी तरीके से करवाना पड़ेगा, और आप वहाँ पे क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर आप जॉब भी तो प्रोवाइड कर ही सकते हो, ठीक है। जब आप कंपनी खोलोगे तो अकेले आप तो चला नहीं पाओगे सिंगल पर्सन, तो आप बहुत जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वह आपका अब चलेगा, यूनिट नंबर फर्स्ट तो ऑलरेडी अभी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं यूनिट नंबर सेकंड में। तो देखो यूनिट नंबर सेकंड का जो आपका क्वेश्चन बनता है वह है डिफाइन इफरवेसेंट पाउडर्स, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स एंड यूटेटिक मिक्सचर विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों जो ये दिखा गया है, तीनों के आपके एग्जाम्पल के साथ और डिफिनीशन वगैरह सारी चीजें आपको डिटेल में लिखनी है। Effervescent powders. An effervescent powder is a type of powder that release carbon dioxide gas means CO2 when it comes into contact with water or moisture. अब देखो जो हमारे इफरवेसेंट पाउडर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट या अंडर में आते हैं तो अपने अंदर से CO2 गैस रिलीज करने लगते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इफरवेसेंट पाउडर्स, ठीक है। अब अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो अल्का सेल्टजर टैबलेट्स जो हमारी आती है वो क्या है, एक इफरवेसेंट पाउडर की तरह ही वर्क करती है। दीज टैबलेट्स कंटेन एन इफरवेसेंट पाउडर्स, ये क्या है, इस टैबलेट में हमारे इफरवेसेंट पाउडर होते हैं दैट हेल्प टू रिलीव हार्टबर्न एंड इंडाइजेशन, जो क्या करती है हमारे हार्टबर्न और इंडाइजेशन को रिलीफ में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि इफरवेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे पाउडर होते हैं जो वाटर या मॉइस्चर कांटेक्ट में आते हैं और CO2 रिलीज करने लगते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं इफरवेसेंट पाउडर, ओके। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल वह है डेंटल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इफरवेसेंट में जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है डेंटल क्लीनिंग प्रोडक्ट। सम डेंटल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कंटेन इफरवेसेंट पाउडर दैट हेल्प टू रिमूव प्लेक एंड स्टेन फ्रॉम टीथ। कुछ हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ में ये क्या इफरवेसेंट पाउडर रखते हैं, ठीक है, और ये इफरवेसेंट पाउडर ये हेल्प करते हैं हमारे दांतों में जो प्लेक या स्टेन्स बने हैं उनको रिमूव करने में। जैसे कुछ किसी का दांत क्या पीला पड़ जाता है, किसी क्या है बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो ये सारी चीजों को रिमूव करने के लिए डेंटल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, और उस डेंटल क्लीनिंग प्रोडक्ट में हमारा प्रेजेंट होता है इफरवेसेंट पाउडर्स, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट का, तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है। अब देखो ये जो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, दीज आर दोज पाउडर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये ऐसे पाउडर्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, ये क्लाइमेट वगैरह, वहां से ये क्या करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर बट डू नॉट कन्वर्ट इनटू वाटर। ये देखो कितने अजीब प्राणी हैं, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को तो कंटेन कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन ये पानी वाला मैटर जो है ना, मतलब पानी में नहीं चेंज होते हैं। अब देखो कोई भी हो तो ये मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन पानी में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सब हमारे होते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर हैं ये। अगर एग्जाम्पल की बात इसकी की जाए तो एक आते हैं हमारे सॉर्बिटोल, ठीक है। सॉर्बिटोल यूज्ड एज ए ह्यूमिक्टेंट टू रिटेन मॉइस्चर इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज च्यूएबल टैबलेट। अब देखो जो सॉर्बिटोल हमारा होता है यूज्ड एज ए ह्यूमिक्टेंट टू रिटेन मॉइस्चर इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज च्यूएबल टैबलेट, जैसे कुछ च्यूएबल टैबलेट आते हैं ना, वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के ये सब एग्जाम्पल है जो कि मॉइस्चर तो कंटेंट करेंगे लेकिन वाटर में नहीं कन्वर्ट होंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या चबाते रह जाते हैं। अब लैक्टोज क्या होता है, यूज एन एक्सिपिएंट टू इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज, ये क्या है, एक एक्सिपिएंट की तरह हम लोग यूज करेंगे जो कि हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। एंड कंट्रोल मॉइस्चर लेवल इन फार्मास्यूटिकल पाउडर, और फार्मास्यूटिकल पाउडर के ये कंट्रोल मॉइस्चर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ओके।
अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है यूटेटिक मिक्सचर। ठीक है, ये देखो यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है। ए यूटेटिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टेंसेस दैट हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल सबस्टेंस। अब देखो ये यूटेटिक मिक्सचर हमारे ऐसे मिक्सचर होते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, दो ड्रग को जब आपस में मिलाते हैं, एक आइबुप्रोफेन है एक थाइमोल है, जब हम क्या करेंगे दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक की मेल्टिंग पॉइंट क्या है 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे की मेल्टिंग पॉइंट आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जब हम दोनों को मिलाएंगे और मिला के जब हम इसका तब मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, देख रहे हो यहाँ पे 50 इसका है और यहाँ पे इसका 75 डिग्री सेंटीग्रेड, जब दोनों ये मिक्स हुए तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट हुआ 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। तो हम इसी को बोलते हैं बेसिकली यूटेटिक मिक्सचर, जिसको हम क्या करेंगे दो सबस्टेंस को आपस में मिलाएंगे तो वो अपनी जो इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट है उसको छोड़ करके वह उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वह चेंज हो जाती है। इनका 75 था, इनका 50 था, जब हम दोनों को ऐड किए तो दोनों घट के आ गए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यही हमारा होता है यूटेटिक मिक्सचर। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है व्हाट आर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इनहैंसमेंट टेक्निक, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब यहाँ पे आपको क्या है डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इनहैंसमेंट टेक्निक बताना है लेकिन डिटेल में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने नोट्स से तो सॉल्युबिलिटी इनहैंसमेंट टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तब आप जानेंगे कि इनहैंसमेंट टेक्निक क्या है। अब देखो सॉल्युबिलिटीज आप सभी क्या है सॉल्यूशन के बारे में तो जानते ही होंगे। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ठीक है दोनों को मिलाया जाता है तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूट कितना मिलाया जाता है, सॉल्वेंट कितना मिलाया जाता है, तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनता है। यही हमें इसमें देखना है सॉल्युबिलिटी में। अब देखो सॉल्वेंट में कितना और सॉल्यूट मिलाया जाए उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बाकी इनहैंसमेंट माने होता है इंक्रीज करना और टेक्निक मीन्स होता है मेथड, किस मेथड से हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यही हमें यहाँ पे देखना है। और सॉल्युबिलिटी आप सभी को पता हो गया कि सॉल्वेंट में कितना और सॉल्यूट मिलाया जाए तो हम उसे बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो द टर्म सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सबस्टेंसेस दैट विल डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो आपको सॉल्वेंट दिया गया है उसमें आप कितना और सॉल्यूट मिला रहे हैं किसी भी फिक्स टेम्परेचर या प्रेशर या पीएच पर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। दीज आर फॉलोइंग टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सबस्टेंस। कुछ टेक्निक यहाँ पे मेंशन की गए हैं जिसका यूज करके हम लोग सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट दिया गया है उसका आप साइज रिडक्शन मतलब साइज आप छोटी कर देते हो तब क्या होता है, ठीक है, तब भी हो सकती है। उसके बाद सर्फेक्टेंट ऐड कर सकते हो, पीएच एडजस्टमेंट कर सकते हो, को सॉल्वेंसी और साल्ट फॉर्मेशन, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, दीज आर दोज टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग। एक ऐसी टेक्निक होती है जो क्या करती है सॉल्युबिलिटी किसी भी मतलब ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को ये इंक्रीज कर सकती है ये टेक्निक। ठीक है, अब हम एक एक को डीप में देखेंगे तो डीप में हमारा सबसे पहला आता है पार्टिकल साइज रिडक्शन। अब देखो पार्टिकल साइज जब हम छोटा करते हैं तो हमारे सॉल्युबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है। देखो सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये जो सरफेस एरिया होती है और ये जो हमारी साइज होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स क्या है कि अगर आप पार्टिकल साइज बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी और अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाना चाहोगे तो पार्टिकल साइज वहां पे आपकी घटानी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो कि एक बड़ा सा क्या है ये गोला है, ठीक है, अगर आप इसे तोड़ रहे हो तो छोटे छोटे में तोड़ोगे ना तो यहाँ पे क्या है सरफेस एरिया इसकी बढ़ जाएगी। यही जब आप छोटे छोटे में तोड़ रहे हो तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। अब क्या करोगे जस्ट इसी का रिवर्स कर दोगे, इसी को हम छोटे छोटे जो किए थे इसको कलेक्ट करके फिर एक बड़े में बना दिए तो क्या है सर्फेस एरिया घट गई। यही हमें बताना है पार्टिकल साइज रिडक्शन में। ठीक है, देयरफॉर इनहैंस ओवरऑल सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। इससे क्या होता है कि हमारे जो ड्रग का सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स आपको आवाज में हमारे थोड़ा सा इशू आ रहा होगा क्योंकि तबीयत भी हमारी नहीं सही है, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर फार्मास्यूटिक्स कभी बनाइएगा, तो मैं बना रहा हूं। थोड़ा आवाज में इशू है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा। अब देखो क्या है सर्फेक्टेंट्स हमारा आता है। ए सर्फेक्टेंट्स इज ए सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये क्या करेंगे जो हमारे ये सर्फेक्टेंट होते हैं ना ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो क्या करेंगे हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरफेसियल टेंशन होता है उसको ये घटा देंगे। ठीक है, और कैसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सोल्यूशन उसे बना देंगे। अब नेक्स्ट की
बात करें तो हमारा आता है पीएच एडजस्टमेंट। अब देखो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस। जितने भी हमारे ड्रग आते हैं लगभग मोस्टली देखा जाए तो कुछ ड्रग हमारे वीक एसिड होते हैं और कुछ वीक बेस होते हैं, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स सब्सटेंस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी होती है वह पीएच सॉल्यूशन को क्या करती है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर देती है। हेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स दैट इज आइदर ए वीक एसिड या वीक बेस कैन बी इजिली इंक्रीज्ड बाय द एडजस्टिंग ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम लोग क्या है उस सॉल्यूशन के पीएच को एडजस्ट करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, वीक एसिड जो होते हैं या फिर वीक बेस जो होते हैं वह आराम से बढ़ करके हमारे सॉल्यूशन के पीएच को एडजस्ट कर लेते हैं। बस वही बात है पीएच एडजस्टमेंट में। अब नेक्स्ट की बात करें तो हमारा आ जाता है इसमें साल्ट फॉर्मेशन। तो मोस्ट एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स डिजॉल्व वेरी रैपिडली व्हेन दे आर डिजॉल्व इन साल्ट, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे एसिडिक या बेसिक ड्रग्स होते हैं वो बहुत तेजी से डिजॉल्व होते हैं, किसमें, जब हम लोग क्या है कहीं साल्ट का यूज करते हैं तो। हेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन गिवन सॉल्वेंट वी कैन इजिली इनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। अब देखो क्या है, जब वहां पे साल्ट का फॉर्मेशन होने लगा हमारे सॉल्वेंट में तो क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी इजी वे में बढ़ सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंट एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म्स इन डिटेल। यहाँ पे आपको यही लिखना है कि अलग अलग एक्सिपिएंट्स हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज हुए हैं उनको डिटेल में आपको लिखना है। तो मैं अब अलग अलग लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो एक्सिपिएंट्स यूज हुआ है मैं अब उसकी बात करूं तो ये आपका यहाँ पे टोटल एक्सिपिएंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें तो यार ये एक्सिपिएंट क्या होते हैं और हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए करते क्या है। एक्सिपिएंट आर दो सब्सटेंस विच इंक्लूड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म बट डू नॉट हैविंग एनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी। यह देखो कि जब हम कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो हम लोग वहां पे एक्सिपिएंट का यूज करते हैं, लेकिन अगर यह भी देखा जाए तो एक्सिपिएंट का कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है हमारे बॉडी में। अब थेराप्यूटिक एक्टिविटी मीन्स आप सभी समझ रहे होंगे, मान लो ये कोई भाई साहब है इनको हुआ है फीवर, तो अगर मैं क्या करूं बिना ड्रग ऐड किए ही दवा बना दूं केवल एक्सिपिएंट का यूज करके तो मैं इनको खिलाऊंगा तो इनका फीवर जो है वो कम नहीं होगा। तो जब तक ड्रग नहीं ऐड होगा हमारे एक्सिपिएंट के साथ तब तक क्या है हमारा जो मेडिसिन होगा हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो जो हमारे एक्सिपिएंट होते हैं वो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं शो करते हैं। ये एक्सिपिएंट के साथ जब तक कोई ड्रग ना ऐड कर दिया जाए तब तक ये थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं शो करेंगे, ठीक है। अब सब एक्सिपिएंट्स आर यूजिंग ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म दीज आर रिटन बिलो। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं बिलो लिखा हूँ, बाकी नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएंगे कुछ एक्सिपिएंट जो है हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि साल्वेंट है, को साल्वेंट है, प्रिजर्वेशन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, सस्पेंडिंग एजेंट भी हमारे होते हैं, बफरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। सारी चीज क्या है जब हम लोग आपस में इनको मिला देते हैं और कोई भी फार्मुलेशन करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, लिक्विड डोजेज फॉर्म के सब ये एक्सिपिएंट ही हैं। इनको हम लोग ऐड कर देते हैं किसी में सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट है यहाँ पे सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट मीन्स ये सब हो जाएंगे जो ज्यादा अमाउंट में रहेंगे। हमारा जो सॉल्यूट है वह ड्रग रहेगा, ठीक है। ड्रग हमारा कम अमाउंट में, बाकी ये सॉल्वेंट जो है ये सॉल्वेंट मतलब हमारे ये सब जितने सारे एजेंट है मतलब एक्सिपिएंट है ये ऐड हो जाएंगे सॉल्वेंट के टाइप से, ठीक है। बाकी सॉल्यूट हमारा जो रहेगा ड्रग हो जाएगा। दोनों चीज जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा जो एक फॉर्मेशन होगा वो मेडिसिन ही बन के आएगी, ठीक है। अब हम एक एक को डीप में देखेंगे कि हमारे यार ये सॉल्वेंट क्या होता है। इन लिक्विड डोजेज फॉर्म सॉल्वेंट्स आर मेजर कंपोनेंट यूज एज ए बेस इन व्हिच ड्रग्स और अदर एक्सिपिएंट आर डिसॉल्व्ड इन व्हीकल्स यूज द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन में भी एक सारा है। अब देखा जाए जब हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते हैं सॉल्वेंट जो है मेजर होता है, मेजर मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है और एक्सिपिएंट के टाइप से, ठीक है। यही होता है हमारा सॉल्वेंट। मीन सॉल्वेंट को आपको कुछ भी नहीं करना है कि यही आपको सीधा सीधा यही लिखना है कि जब हम किसी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म का फॉर्मुलेशन करते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा लेते हैं और क्योंकि सॉल्वेंट हमारा ज्यादा चीज प्रेजेंट में, जैसे कि को सॉल्वेंट, प्रिजर्वेशन, एंटीऑक्सीडेंट, सारी चीजें सॉल्वेंट में हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो को सॉल्वेंट क्या होता है। को सॉल्वेंट्स आर बेसिकली लिक्विड कंपोनेंट ऑफन यूज इन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये क्या है, लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। ये अगर देखा जाए तो हमारे ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इथेनॉल है, ग्लिसरॉल है, ये सारी चीजें हम को सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं। अब देखो प्रिजर्वेटिव क्या है, जैसे कोई भी दवा जब बनती है तो उसमें प्रिजर्वेटिव जरूर ऐड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव हमारा यही रोल प्ले करता है कि किसी भी दवा को जल्दी मतलब इसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, जल्दी ये खराब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट आर एडेड टू फार्मुलेशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन।
प्रिजर्वेटिव हमारा एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम क्या है फार्मूलेशन के समय अपने मेडिसिन में ऐड करते हैं। और क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमारे मेडिसिन में कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना आ जाए, इसीलिए हम अपने मेडिसिन में वो ऐड करते हैं प्रिजर्वेशन। अब हम नेक्स्ट सॉल्वेंट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है एंटीऑक्सीडेंट। अब हम एंटीऑक्सीडेंट क्यों ऐड करते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेज एडेड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। अब देखो कोई क्या है, हमारे जितने भी मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वह धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते किए रहेंगे पहले से, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना ही कर पाएंगे और ना ही वह ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन उनके अंदर होगा। अब उसके बाद क्या है? विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट। अब देखो विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट क्या है? दे आर बेसिकली यूज्ड इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। अब बफरिंग एजेंट क्या होता है? ये बफर जो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। अब ये क्या है? दोनों सॉल्यूशन ही तो होंगे। बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड पीएच ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन। जो हम लिक्विड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बफर उसका क्या करता है? उसका स्टेबिलिटी और पीएच को मेंटेन करता है। अब जैसे कोई आप आंख की ड्रॉप बना रहे हो तो आपके आंख का जो अगर देखा जाए पीएच, केवल आप यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है, पीएच 2 है, और जो आप आंख की ड्रॉप बनाए उसका पीएच अगर 4 कर दिए तो आपकी आंख डिजर्व कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बफर सोल्यूशन या बफरिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो कि 2 टाइप का होता है, एक एसिडिक या एक बेसिक होता है। अब स्वीटनिंग एजेंट, जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू मास्क द अनप्लेजेंट या बिटर टेस्ट द फॉर्मुलेशन लाइक एज सुक्रोज, हनी, मैनिटोल। अब अगर देखा जाए तो कुछ दवाइयां हमारी ऐसी आती है जो मीठी लगती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कड़वी लगती है। तो जो दवा मीठी लगती है उसमें हम लोग क्या है? स्वीटनिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि सुक्रोज है, हनी है और मैनिटोल है। इसी वजह से स्वीटनिंग एजेंट की वजह से हमारी दवाइयां कुछ मीठी हो जाती हैं। अब फ्लेवरिंग एजेंट की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट्स टू यूज ट्रीट द स्मॉल टेस्ट सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे स्मेल या टेस्ट ऑफ द फार्मुलेशन एप्पल, जिंजर, रोज, ऑरेंज कॉमनली यूज है फ्लेवरिंग एजेंट। अब देखो कुछ दवा आपको ऐसी मिलती है जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, तो यही सब फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं किसी भी दवा को बनाने में, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। अब देखो कलरिंग एजेंट, जैसे कि हर एक दवा का कलर अलग अलग होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग कलरिंग एजेंट ही रोल प्ले करता है। दे आर जनरली यूज इन द लिक्विड फॉर्म टू मास्क द अनप्लेजेंट अपीयरेंस टू प्रिपरेशन एंड टू इंप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ कंज्यूमर। अब देखो क्या है, जो दवा देखने में अच्छी लगती है थोड़े से कस्टमर को भी अच्छी लगती है कि हम इस दवा को ले लें और अपने अंदर एडमिनिस्टर करें, तो कलरिंग एजेंट भी हमारा मेन रोल प्ले करता है कि एक दवा की अपीयरेंस अच्छी हो जाए, ठीक है। अब इतना हमारा था क्या, ये सब जितने भी एक्सिपिएंट थे सारे हमारे इतने थे, ठीक है। अब हम यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। तो जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें से पुट अप किया गया है, डिस्कस वायरस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। अब यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग टेस्ट हमारे होते हैं ये इमल्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देर आर वेरियस टेस्ट लाइक एज डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट एंड फ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डाई टेस्ट हमारा क्या होता है। इन दिस टेस्ट इमल्सन इज मिक्स विथ वाटर सॉल्युबल डाइज। यहाँ पे जो हमारा इमल्सन होता है वह वाटर सॉल्युबल डाइज के साथ मिक्स कर लिया जाता है, जैसे कि हमारा होता है एमामैथ और एंड देन चेंज ऑब्जर्व। उसके बाद जैसे कि हम लोग एमामैथ जो होता है उसको हम लोग अपने इमल्सन के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जो भी चेंज होता है उसको हमें देखना होता है, ठीक है। देन ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना रहता है। क्या क्या आप मिलाएंगे इन दिस टेस्ट, इमल्सन इज मिक्स विथ वाटर सॉल्युबल डाई। अब इमल्सन को आप जैसे इमल्सन प्लस वाटर सॉल्युबल डाई, जैसे कि आपका एमामाथ होगा, ठीक है। मीन्स सीधा सीधा यही है कि हम लोग इमल्सन मिक्स विथ वाटर सॉल्युबल डाई नहीं कहेंगे, यहाँ पे इमल्सन को डायरेक्ट आप एमामाथ के साथ मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद आप वहां ऑब्जर्व को देखिएगा कि क्या यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। इफ द कॉन्टिन्यूअस फेज शो रेड कलर एंड डिस्पर्ज ग्लोब्यूल शो कलरलेस, ठीक है। अगर वहां पे आपको कॉन्टिन्यूअस फेज जो है वो रेड कलर का दिख रहा है और जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स है वो कलरलेस आपको दिख रहे हैं, तो आप वहीं पे तुरंत समझ लीजिएगा कि जो आपका इमल्सन होगा वो O/W टाइप होगा। आई होप कि आप इमल्सन के टाइप जरूर पढ़े होंगे। जब हमारे साथ आप सिलेबस कवर कर रहे थे तो मैं तब इसी को इंपॉर्टेंट बताया था, तो आप जरूर कवर किए होंगे कि इमल्सन कितने टाइप के होते हैं। O/W, W/O, मल्टीपल वगैरह सारे सब हमारे इमल्सन ही होते थे, ठीक है। इफ कॉन्टिन्यूअस फेज अपीयर्स कलरलेस एंड डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स सो रेड कलर देन इमल्सन इज W/O टाइप। अब देखो अगर कंटिन्यूअस फेज आपका क्या है कलरलेस हो जा रहा है एंड डिस्पर्ज ग्लोब्यूल्स सो रेड कलर, जो डिस्पर्ज ग्लोब्यूल थे वो रेड कलर देने लगते हैं, तो हमारा जो इमल्सन होता है वह W/O टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डाई टेस्ट थे। डाई में आपको यूज करना है एमामाथ का और इमल्सन जो आपका रहेगा, दोनों को साथ में हम
ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस फेज को देखेंगे, अगर वह रेड कलर दे रहा है और डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स जो है वो कलरलेस दे रहे हैं, तो हमारा जो इमल्सन होगा O/W होगा। जब इसी का रिवर्स होगा तो हमारा W/O हो जाएगा। बस बात सीधी है। डाई टेस्ट आई होप आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब डाइल्यूशन टेस्ट हमारा क्या होता है? दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ऑफ इमल्सन। ये टेस्ट जो होता है ये बेस्ड होता है एक्सटर्नल फेज ऑफ सोल्यूशन पर, ठीक है, सॉरी फ्रेंड, इमल्सन पर। लेट वी टेक एन अननोन इमल्सन एंड वी एड वाटर इन इट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अननोन इमल्सन लेंगे और उसी में हम लोग वाटर ऐड कर देंगे। नाउ इफ इमल्सन इज W/O देन वी विल सी टू क्लियर सेपरेट। अब अगर देखो जो आपका अननोन यहाँ पे इमल्सन लेना था, अब देखो ये कैसे पता चल रहा है। नाउ इफ वी इमल्सन W/O देन वी विल सी टू क्लियर सेपरेट। अगर W/O आप गलती से ले लिए हो तो वहां पे आपको दो क्लियर फेजेज अलग अलग दिखाई देंगे। एंड इफ इमल्सन इज O/W टाइप देन देयर विल बी नो चेंज। अगर आप इमल्सन O/W लिए हो तो वहां पे आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। तो आई होप आपको डाइल्यूशन टेस्ट भी समझ में आया होगा। अब देखो ये फ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है। ऑयल गिव्स फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट व्हाइल वाटर डज नॉट। जहां पे पानी नहीं रहता है, अगर केवल ऑयल ही रहते हैं तो वो यूवी लाइट के अंडर, वो जब यूवी लाइट के अंडर में आते हैं तो वो फ्लोरेसेंस लाइट वो शो करते हैं अपने अंदर से। नाउ इफ अंडर यूवी ऑब्जर्वेशन इमल्सन गिव फ्लोरेसेंस देन इट इज W/O। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका यूवी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो हमारे इमल्सन होते हैं वो फ्लोरेसेंस देंगे, तब वो क्या रहेंगे, W/O। अगर नहीं देंगे तो O/W हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, फ्लोरेसेंस टेस्ट भी हमारा हो गया। लेकिन अब देखो जब आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप एक पेज केवल लिख के आओगे, अगर 7 नंबर का पूछेगा, ठीक है, कुछ अपने आप से भी आप कंटेंट को ऐड करिएगा। यही जो मैं एक लाइन लिखा हूं इसको आप 2 लाइन में कन्वर्ट करके लिखने की कैपेबिलिटी बनाओ, ठीक है। मैं तो यहाँ 60 में केवल आपको समझाने के लिए लाया हूं, बाकी अपने माइंड में से आप सेट करो और अच्छे से अच्छे लिख के आप अपने एग्जाम में आ सको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप सिरप इन डिटेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिरप को बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे सिरप क्या होता है, किस डोजेज फॉर्म में आता है, ये सारी चीजें पहले आप लिखेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आप डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हॉट प्रोसेस से बनता है, पर्कुलेशन से और एजिटेशन मेथड से, ठीक है। तो देखो एजिटेशन में हम लोग बिना हीट के बनाएंगे, पर्कुलेशन में कोल्ड प्रोसेस होता है, बाकी फर्स्ट वाला आपका टोटल हॉट प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है। अब देखो हॉट प्रोसेस मीन से पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा हीट वगैरह लग सकती है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर हीट लेबाइल और वोलेटाइल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यह मेथड पहली बात तो जो हीट लेबाइल प्रोसेस सॉरी फ्रेंड हीट लेबाइल सब्सटेंस होंगे या वोलेटाइल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे उनके लिए यह हॉट प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। अब देखा जाए तो हीट लेबाइल प्रोडक्ट हम कैसे बोलेंगे, ऐसे प्रोडक्ट जो हीट के अंडर में आते ही वह वहां से गायब हो जाए या तो पिघलने लगे, वो बोलते हैं हम उन्हें हीट लेबाइल सब्सटेंस। या तो वोलेटाइल एक्टिव मतलब जैसे हीट के अंडर में आए वह धीरे धीरे गैस बन के उड़ने लगे। तो वो प्रोसेस, ये जो हॉट प्रोसेस है उन सब सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट के लिए नहीं है। किसके लिए, हीट लेबाइल या वोलेटाइल एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए ये सब नहीं है। अब इन दिस मेथड फर्स्टली सुक्रोज इज वे एक्यूरेटली इन डिश। अब हम अपनी डिश लेंगे, उसमें जो हमारी सुक्रोज है सबसे पहले उसको वे करके लाएंगे। नाउ द वे पाउडर इज डिजॉल्व इन प्योरीफाइड वाटर। अब जो आप पाउडर लाए हैं उसको प्योरीफाइड वाटर में आप ऐड कर दो या डिजॉल्व कर दो। नाउ दिस सोल्यूशन इज हीटेड ऑन वाटर बाथ। अब इस सोल्यूशन को जो आप दोनों को ऐड किए हो, अब इस सोल्यूशन को आप अपने वाटर बाथ में हीट करो। द सुक्रोज इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन प्योरीफाइड वाटर। जो आप सुक्रोज और प्योरीफायर दोनों को लिए थे अब ये आपस में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। तो हॉट प्रोसेस के मेथड से हमारा सिंपल सिरप बन के तैयार हो गया। अब पर्कुलेशन ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पे है सुक्रोज इज प्लेस्ड इन पर्कुलेटर। जो एक पर्कुलेटर हमारी मशीन आती है, अगर इसका आप पढ़ोगे ना पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ केवल आपको इंट्रो देता रहा हूँ। पर्कुलेटर एक मशीन आती है जो कि पर्कुलेशन करवाती है। अब देखो यहाँ पे जो शुगर होता है हम उसको पर्कुलेटर में रख देंगे। वाटर इज पास थ्रू सुक्रोज स्लोली। अब देखो सुक्रोज में हम लोग धीरे धीरे पानी पास करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम इज प्रिपेयर्ड एडिंग प्योरीफाइड वाटर। और जितना हमें चाहिए वॉल्यूम उतना हम लोग प्योरीफाइड वाटर ऐड करके अपना वॉल्यूम ले लेते हैं। तो पर्कुलेशन मेथड से हमारा सिरप भी बन गया। तो एक बड़ी सी मशीन होती है, धीरे धीरे उसमें प्रोसेस चलती रहती है। अब एजिटेशन मेथड हम देखेंगे जहां पे कोई मतलब हीट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। दिस प्रिपरेटरी मेथड इज यूज्ड व्हेन द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज ए हीट लेबाइल। अब वहां मैं ऊपर बात किया कि हॉट प्रोसेस वाले में हीट लेबाइल इंग्रेडिएंट नहीं चल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हीट लेबाइल इंग्रेडिएंट्स ही के लिए यह बनाया गया है, ठीक है। अब इन दिस मेथड सुक्रोज एंड अदर रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स आर सॉल्युबलाइज्ड इन प्योरीफाइड वाटर। यहाँ पे क्या करना है, सुक्रोज और जो भी अदर मटेरियल या इंग्रेडिएंट है उनको हम लोग क्या है प्योरीफाई वाटर में घोल लेंगे, ठीक है, सॉल्युबलाइज कर लेंगे। इन ए बॉटल
किसी भी बॉटल में हैविंग द वॉल्यूम ट्वाइस देन दैट रिक्वायर फॉर द सिरप इज ऑर्डर टू फैसिलिटेट थ्रू सेकिंग। अब क्या करेंगे हम लोग, किसी भी बॉटल में दोनों चीजें रख के आपस में सेक कर देंगे, उसके बाद जो भी हमारा रहेगा वो बन जाएगा। तो सिंपल सिरप यहाँ पे आपको बनाना तो बिल्कुल आसान ही मेथड है, जैसे एजिटेशन विदाउट हीट मेथड, परकोलेशन, हॉट प्रोसेस, सारी चीजें आप थोड़ा सा बढ़ा के लिखिएगा ताकि आपको जो भी मार्क्स है इजी वे में अच्छी तरीके से टोटल मार्क्स आपको मिल सके। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका एग्जाम बिल्कुल आपके करीब है तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आप अच्छे से अभी कवर कर सको। और मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि किसी के दिमाग के ऊपर से जाने लगता है ना, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। केवल आप उतनी चीजें समझो और अच्छा से अच्छा कंटेंट लिख के आओ आपके एग्जाम में, ताकि आप अच्छे नंबर से पास भी तो होना है आपको। अब देखो क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गार्गल्स, माउथ वॉशेज एंड थ्रोट पेंट विथ एन एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे 7 नंबर का तो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, अगर इसमें से एक स्पेसिफिक पूछता है तो ये 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गार्गल्स हमारा क्या होता है। तो गार्गल्स आर एक्वस सोल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट द ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। अब जब किसी के गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो ये गार्गल्स हमारे उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। और जो ये आपके गार्गल्स होते हैं वो एक एक्वस सोल्यूशन भी होते हैं। इट इज यूजुअली अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। अगर देखा जाए तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इट्स बेसिकली यूज इन माउथ। और यह क्या है, जब गले की बात आती है तो ये माउथ में ही तो यूज होंगे। एग्जांपल इसका क्या है, फेनॉल गार्गल, पोटेशियम फेनॉल गार्गल्स, ये सब क्या है इनके एग्जांपल है। गार्गल्स आर यूज्ड फॉर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट। और ये कब यूज होता है, जब कहीं एंटीबैक्टीरिया सॉरी फ्रेंड्स जब कहीं बैक्टीरिया का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो हम लोग इसको एंटीबैक्टीरियल के टाइप से लेते हैं। ड्यूड्रेंट इफेक्ट, ड्यूड्रेंट के इफेक्ट इसे लेते हैं, एस्ट्रिंजेंट के इफेक्ट से भी, और माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट से भी लेते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट क्या होता है। आप इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे कि ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे माउथ वॉश का। तो माउथ वॉश आर एक्वस इंटेंडेड टू वॉश द माउथ, इट इज यूज टू क्लीन द बकल कैविटी। माउथ वॉश अगर सीधे सीधे नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे बकल कैविटी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और इनसे हम क्या अपनी बकल कैविटी को पूरी अच्छे तरीके से धुलते हैं। ठीक है, दे में कंटेन, इनके अंदर रहता है ग्लिसरीन, एल्कोहल, सर्फेक्टेंट और कलरिंग एजेंट। किसके अंदर रहता है, हमारे माउथ वॉश के अंडर में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है थ्रोट पेंट। अब हम थ्रोट पेंट की बात करें तो हमारे थ्रोट पेंट क्या होता है। थ्रोट पेंट आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। यह एक बहुत ही गाढ़े तरीके का लिक्विड प्रिपरेशन है जिसका यूज हम लोग माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो ग्लिसरीन एंड लिक्विड पैराफिन इज कॉमनली यूज एज अ बेस। इसमें अगर देखा जाए तो बेस के तौर पर क्या यूज किया जाता है, ये ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन इसमें यूज किया जाता है। ड्यू टू विस्कस इन नेचर एडहेरेंस टू म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसे क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या थोड़े से विस्कस होते हैं, और विस्कस की वजह से ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर लंबे समय तक चिपके रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन का यूज करते हैं अपने थ्रोट पेंट में। अब ग्लिसरीन मेक्स इट्स विस्कस एंड आल्सो प्रोवाइड स्वीट टेस्ट। अब ग्लिसरीन क्या करती है, उसको थोड़ी सी विस्कस भी बनाती है और स्वीट टेस्ट भी प्रोवाइड करती है हमारे थ्रोट पेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन एंड मेथड्स टू ओवरकम देम। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आपको सस्पेंशन में बताना है, और अगर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसे आप कैसे कम करोगे। ठीक है, अब मैं इसको अपने नोट से हेल्प से बताता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन आ गया और ओवरकम भी मैं इसी में देख लूंगा। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, इसमें कुछ होंगे हमारे सम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम अकर ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। जब हम अपने सस्पेंशन को तो कंपनी से बना लिए, ठीक है, अब आप मान लो स्टोर मैनेजर हो या स्टोर कीपर हो, आप उसे रख रहे हो जब, तो उसमें कुछ स्टेबिलिटी हमारी आती है। तो उन्हीं स्टेबिलिटी को आज हम समझेंगे, जैसे कि केकिंग है, कैप लॉकिंग है, कलर चेंज है, पीएच चेंज है, रैपिड सेटलिंग है, पार्टिकल्स है। इतनी चीज हमारे आ सकती है। केकिंग मतलब जैसे कोई भी आप बॉटल में बना के रख दिए हो और क्या कर रहे हो कि आज देख रहे हो वह लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ऊपर तक बॉटल भरा है, लेकिन जब आप कल या परसों वहां तक गए तो देखिए यार ये सब तो केक का फॉर्मेशन कर लिया, पूरा जम गया है ना, तो वो हो जाता है हमारा केकिंग। अब कैप लॉकिंग अगर देखा जाए तो कुछ दवा हमारी ऐसी होती है जो सस्पेंशन होती है जिसमें डबल फेस दिखाई देता है, जो बोलते हैं डॉक्टर शेक वेल बिफोर यूज, बिना हिलाए आप इसे नहीं पी सकते हो। तो वो वाली सस्पेंशन आप लोग देखिएगा कि जब आप उसे निकाल के अपने ढक्कन में रखते हो और पीते हो तो उसके बाद जब आप ढक्कन बंद करते हो थोड़ा सा किरिर किरिर की आवाज आती है ढक्कन पे, ठीक है, वो होती है हमारी कैप लॉकिंग वाली प्रॉब्लम। कलर चेंज क्या है, जब ये किसी मतलब एयर वाटर और लाइट के अंडर में आएंगे तो ये अपना कलर भी चेंज कर सकती है, ये कलर चेंज वाली प्रॉब्लम होगी। पीएच चेंज भी कर सकती है, पीएच चेंज वाली प्रॉब्लम आ गई। रैपिड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत तेजी से सेडिमेंट भी हो सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम इनको कैसे ओवरकम करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। किकिंग क्या होती है,
तो आई होप आप ओवरव्यू या ओवरऑल पूरा बातें समझ ही गए होंगे। तो केकिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड सेडिमेंट इन डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब देखो क्या है, तो जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट हमारे फॉर्मुलेशन में वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए क्या है उनका सेडिमेंटेशन बहुत तेजी से हो जाता है। जब सेडिमेंटेशन तेजी से होता है तो जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड के बड़े साइज बना लेते हैं। दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर विच लेट्स टू वेरी हार्ड केक फॉर्मेशन। तो जब वो एक दूसरे बहुत ही करीब आ जाएंगे तो वो बहुत ही हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जब हार्ड केक फॉर्मेशन कर लेंगे तो टाइप एज ए केक। केक सभी ने देखा होगा, तो केक क्या होता है, थोड़ा सा मतलब होता है ना कुछ इस तरह, तो वही बॉटल हमारा बन जाता है केक की तरह। अब देखो इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, एडिंग फ्लैक्यूलेटिंग एजेंट। जब हम इसमें फ्लैक्यूलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं तो हमारी केकिंग वाली प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट हमारा है कैप लॉकिंग। कैप लॉकिंग मतलब मैं आपको ओवरव्यू पहले दे दिया कि कैप लॉकिंग प्रॉब्लम अकर्स व्हेन पार्टिकल डिस्पर्स फेज से स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉटल कैप। जब बॉटल के कैप पर ये जो हमारे डिस्पर्स फेज होते हैं जब वो फैल जाते हैं पूरी तरीके से तो वो आ जाता है कैप लॉकिंग के अंडर में। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय यूजिंग डिफरेंट व्हीकल्स कंटेनिंग सुक्रोज ग्लूकोज सॉर्बिटॉल। ये देखो अलग अलग जैसे आते हैं ना हमारे व्हीकल्स, जैसे कि सुक्रोज है, ग्लूकोज है, सॉर्बिटॉल है, जब हम इसका यूज करेंगे अपने कैप लॉकिंग वाले प्रोसेस में तो ये सब ट्रीट हो सकती हैं। अब कलर चेंज की हम बात करें तो लाइट सेंसिटिव कलर्स इन सॉल्वेंट में भी चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो क्या है, ऐसे सॉल्वेंट जो लाइट सेंसिटिव होते हैं जब उनको लाइट दिया जाता है तो वह कलर अपना चेंज कर लेते हैं, वो हम बोलते हैं उसको कलर चेंज के अंडर में पड़ते हैं। अब प्रिवेंशन की बात करें तो कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द बॉटल इन डार्क प्लेस। अब जो हमारा बॉटल है हम उसको क्या अंधेरी जगह पे रखेंगे, वहां लाइट ना जा सके, जब लाइट नहीं जाएगी तो कलर चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की देखते हैं तो पीएच चेंज। अब हम पीएच चेंज की बात करें तो पीएच चेंज हमारा ड्यूरिंग लॉन्ग स्टोरेज, जब हमें कोई भी ड्रग या दवा लंबे समय तक रखनी होती है तो एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज लीड्स टू द पीएच चेंज। तो क्या वहां पे एसिड जो होती है हमारी ये एसिडिटी या बेसिसिटी वहां पे घटने या बढ़ने लगती है, तो वहीं पे हमारा पीएच जो है चेंज हो जाता है। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, बफरिंग एजेंट डालेंगे जो कि हमारे पीएच को मेंटेन करता है, सस्पेंशन के पीएच को मेंटेन करता है, हमारा जो बफर सोल्यूशन होता है। तो हम बफर सोल्यूशन का यूज करके अपने पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। रैपिड सेटलिंग प्रोसेस पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, अब इसकी बात को मैं करूं, ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के लार्ज साइज की वजह से द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन वेरी रैपिडली सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। अब देखो क्या है, ये जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे होते हैं, फटाक से वह सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है रैपिड सेटलिंग पार्टिकल। मान लो इसी में रखा गया है और फटाफट ये जितने भी पार्टिकल है नीचे आके बैठ जाते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं रैपिड सेटलिंग प्रोसेस। अगर इसको ट्रीट किया जाए मतलब प्रिवेंट किया जाए तो उसमें हम लोग क्या विस्कोसिटी इनहैंसिंग एजेंट डाल देंगे, तो वो क्या करेगा, रैपिड सेटलिंग को रोक सकता है। अब विस्कोसिटी एजेंट जब आप इसमें डालोगे तो आपका जो सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स वो नीचे आने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। जब हम इसे गाढ़ा कर देंगे तो रैपिड सेटलिंग पार्टिकल जो हो रहे थे वो नहीं होंगे, तो ये इसके प्रिवेंशन थे, ठीक है। तो प्रिवेंशन मतलब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो आप इसे ओवरकम करोगे तो ओवरकम या प्रिवेंशन बात तो वही हो जाती है, तो आप वहां पे डिस्टर्ब ना होइएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलुस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, दियर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब वही बात है कि यहाँ पे आपको इमल्सन बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हो यही देखना है हमारे इमल्सन का। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता दूं कि ये इमल्सन क्या होते हैं। ये देखो हमारे जो इमल्सन होते हैं, एन इमल्सन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट डोंट नॉर्मली मिक्स लाइक एज ऑयल एंड वाटर। हम इमल्सन उसे बोलते हैं जब दो लिक्विड हमारे आपस में नॉर्मल तरीके से मिक्स नहीं होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इमल्सन। और अगर देखा जाए तो यह बाई फेजिक लिक्विड फॉर्म भी होते हैं जिसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस फेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं क्या, इमल्सन। अगर 2 नंबर में इमल्सन की डिफिनेशन आ जाएगी तब भी आप इसे लिख के आएगा। बाकी जब ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ना तो ये अटेम्प्ट क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप इमल्सन का डिफिनेशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप टोटल या सारी बातें आप इमल्सन पे ही करने जा रहे हो, तो इमल्सन की जानकारी आपके एग्जामिनर को होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का, इसमें हमारा क्या क्या पूछा था, जैसे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वगैरह, तो मैं अपने नोट्स में आगे देखता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो हमारे इमल्सन होते हैं वो बनते कैसे हैं, मतलब प्रिपेयर हम इसको कैसे करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिपरेशन ही बताना है, उसके बाद स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, उसके बाद उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंट्रो हो ही गया। अब इमल्सन को हम बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। देखो इसमें हम लोग क्या क्या ऐड कर देंगे,
वाटर आयल गम आर इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स प्रॉपरली। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर आयल गम या इमल्सिफाइंग एजेंट को प्रॉपर वे में मिक्स कर लेंगे एंड मेक द प्राइमरी इमल्सन, और क्या करेंगे, हमारा प्राइमरी इमल्सन हम बना लेंगे एंड देन फॉर्म फाइनल इमल्सन दैट इट इज ए बेसिक टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो जब हमें फाइनल इमल्सन बनाना होगा तो कुछ बेसिक टेक्निक्स है वो यूज करके हम फाइनल इमल्सन भी बना सकते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग इमल्सन ऑयल सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट आर सेपरेटेड डिजॉल्व इन एप्रोप्रिएट फेज। अब देखो क्या है, इसमें दो आपको फेज मिलेंगे और दो मेथड भी होते हैं इनको बनाने के लिए। जैसे एक होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड और एक वेट गम मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी हुआ है ये। कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड से हम इमल्सन कैसे बनाते हैं। इन दिस मेथड इमल्सिफाइंग एजेंट इज मिक्स विथ ऑयल बिफोर एडिशन ऑफ वाटर। इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या सीधा लिखा गया है, इमल्सिफाइंग एजेंट इज मिक्स विथ ऑयल। इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, क्या है, बिफोर एडिशन ऑफ वाटर। क्या है, एडिशन वाटर को ऐड करने से पहले हमें इमल्सिफाइंग एजेंट और आयल को साथ में मिक्स कर लेना है, ठीक है। मेथड इज आल्सो रेफर्ड एट 4:2:1 मींस क्या है, 4 वॉल्यूम ऑफ आयल का रहेगा, 2 वॉल्यूम आपका वाटर का रहेगा और 1 वॉल्यूम गम का रहेगा। बाकी ये तीनों कैसे ऐड करना है, वाटर को आप सबसे बाद में ऐड करोगे, सबसे पहले आप इमल्सिफाइंग एजेंट और आयल को ऐड करोगे, तीसरे नंबर पे जाके आप वाटर को ऐड करोगे और यह जो है आपका 4:2:1 के फॉर्म में रहेगा। एडेड टू फॉर्म प्राइमरी इमल्सन। जब ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा। नाउ दिस सिस्टम इज कंटिन्यू टिल ए कैरेक्टरिस्टिक क्लिकिंग साउंड इज हियर्ड एंड व्हाइट थिक क्रीम इज फॉर्म। अब देखो जब ये सारी चीजें हम एक कंटेनर में कर रहे होते हैं तो जब हम इसको एक स्टीयर के थ्रू, स्टीयर लगातार इसको हिला रहे हैं स्टीयर कर रहे हैं, तो आपको एक क्लिकिंग साउंड ऐसे ही आएगी। जैसे हम लोग, जैसे बहुत लोग कभी पेंट को घोले हो कि नहीं, पेंट जो दीवारों में लगाया जाता है ना, बहुत ही विस्कस होता है, ऐसे जब हम उसको स्टीयर कर रहे होते हैं तो उसमें एक क्लिकिंग साउंड आती है। तो जब क्लिकिंग साउंड आती है तो हमें ऐसा लगता है बहुत ही विस्कस हो गया। तो इसमें भी जब क्लिकिंग साउंड आती है तो वही हमारा थिक क्रीम वहां से निकलने लगता है, वही हमारा इमल्सन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। वंस ए प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म देन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऐड एंड फॉर्म द फाइनल इमल्सन। जब हम लोग प्राइमरी इमल्सन बना लेते हैं तो जो भी बचा होता है उतना हम वाटर ऐड करके उसको फाइनल इमल्सन फाइनल कर देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देते हैं कि वेट गम मेथड हमारा क्या होता है। In this method, same proportion of oil, water and gum use dry gum method, but order of mixing is different। सारी चीजें वही रहेंगी लेकिन जो मिक्सिंग हम कर रहे थे उसकी ऑर्डर थोड़ा चेंज रहेगी। अब देखो क्या है इसमें, सो फर्स्ट द गम एंड वाटर ट्राइट्रोटेड टू फॉर्म म्यूसिलेज। सबसे पहले गम और वाटर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑयल ले रहे थे और इमल्सिफाइंग एजेंट ले रहे थे। यहाँ पे हम लोग गम और वाटर लेंगे, उसको दोनों को म्यूसिलेज के मतलब टाइट्रेट करेंगे तो हमारा बनेगा म्यूसिलेज। देन ग्रेजुअली स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑयल इज टाइट्रेटेड टू फॉर्म प्राइमरी इमल्सन। फिर हम उसी में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तब फिर उसको टाइट्रेट करेंगे, तब हमारा प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा। वंस प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म देन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फॉर्म फाइनल इमल्सन। तो जितना भी हमारा बचेगा उतना हम वाटर ऐड करके फाइनल इमल्सन बना लेंगे। सीधी सी बात है, इमल्सन कैसे बन गया, फाइनली हमारा इमल्सन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन और ओवरकम की बात करने जा रहे हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन अगर देखा जाए तो द फॉलोइंग चेंज यूजुअली अकर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। अब इमल्सन की स्टेबिलिटी को कौन से मतलब फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उनकी हम बात करें। स्टेबिलिटी मतलब होता है जो हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है, मतलब क्या है, सीधे ये जानो कि उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है, ठीक है, वह कब तक स्टेबल होता है, कब तक हमारे बॉडी के लिए थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर पाएगा। तो ठीक है, उसको इफेक्ट कौन को, जैसे क्रैकिंग उसमें ना आए, क्रीमिंग ना हो, फेज इन्वर्जन ना हो और कोलेसेंस ना हो। अब देखो ये जो क्रैकिंग होती है ये क्या होती है, क्रैकिंग मींस ब्रेकिंग। क्रैकिंग मतलब जब कोई भी चीज क्रैक होती है तो आप बोलते हो जैसे यहां से ऐसे क्रैक होगी, मतलब टूट गई है, ठीक है। तो इसे हम ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं क्रैकिंग को। क्रैकिंग में बी अकर ड्यू टू एडिशन ऑफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ये क्रैकिंग हमारी कब होती है, जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट जब गलत यूज कर देते हैं तब हमारी हो जाती है। तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी वहां पे चेंजिंग होने लगता है। अब देखो ये क्रैकिंग हो गया, बाकी ओवरकम की बात मैं भी आगे स्पेशल टॉपिक में करूंगा। और ये क्रीमिंग, क्रीमिंग क्या होती है, क्रीमिंग अकर इन O/W इमल्सन देन ऑयल इज डिस्पर्स फिट एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब देखो क्या है, ये होता है O/W इमल्सन में
कब होता है, ऑयल इज डिस्पर्ज फेज एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऑयल जो हमारा वहां पे होता है वह डिस्पर्ज फेज होता है, तो ऑयल के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वह अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर ये घूमते लगते हैं, ठीक है। अब क्रीमिंग अकर इन W/O इमल्सन, ऊपर ही बता दिया कि क्रीमिंग जो होता है वो W/O इमल्सन में होता है। द वाटर इज डिस्पर्ज फेज एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव्ड अपवर्ड एट द बॉटम। वाटर हमारा डिस्पर्ज फेज होता है और यह मूव करता है हमारे बॉटम की तरफ, बॉटल का है जो उसके बॉटम की तरफ ये मूव करने लगता है, तब वहीं से हमारी क्रीमिंग मतलब ऊपर क्या है थोड़ा थोड़ा क्रीम का फॉर्मेशन होने लगता है, तो वहीं हम बोलते हैं कि अब हमारे इमल्सन में क्रीमिंग होने लगता है, अब ये खराब होने की कंडीशन या क्राइटेरिया आ गई। अब हम फेज इन्वर्जन की बात करें तो फेज इन्वर्जन इज सिंपलीफाई डिफाइन एज कन्वर्जन ऑफ O/W इमल्सन, ठीक है। तो फेज इन्वर्जन जो है अगर देखा जाए सिंपलीफाई को हम लोग क्या बोलते हैं O/W इमल्सन और इनटू W/O इमल्सन। ये क्या है, जो हमारे एक फेज O/W है वो कन्वर्ट हो जाए W/O में, या तो जस्ट उसी का उल्टा W/O इंटू O/W। मीन्स क्या है देखा जाए तो फेज इन्वर्जन मतलब अगर आप O/W इमल्सन बनाए हैं तो W/O हो जाएगा, और अगर आप W/O बनाए हैं तो वह O/W हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे होते हैं फेज इन्वर्जन। अब क्वल्सन्स की बात करें तो क्वल्सन्स इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर ड्रॉपलेट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट। अब जो इमल्सन में ड्रॉपलेट्स बन रहे थे अगर दो बन रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लेंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्वल्सन्स, ठीक है। अब मेथड्स टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अब ये अगर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को हमें कम करनी हो तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट। पहला जो हमारा क्रैकिंग हो रहा था वह गलत इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करने से हो रहा था, सबसे पहले हम अच्छी इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं, और ये जो हमारे इमल्सन है उसका अच्छी तरीके से जब आप स्टोरेज करोगे तब भी यह मतलब जो स्टेबिलिटी हमारी घट रही थी प्रोडक्ट की वह नहीं घटेगी। मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी हमें मेंटेन करना है बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द इमल्सन। या तो क्या करोगे आप जो भी इमल्सन बना रहे होंगे तो वहां उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करके पहले से बनाओ। बाय मेंटेनिंग मिनिमम डेंसिटी, और जो इमल्सन बन रहा है ऐसा आप करो कि उसकी जो पार्टिकल्स उसके अंदर है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम ही रहे ताकि उसकी सेटलिंग डाउन ना हो पाए, ठीक है। तो वह एक मतलब स्टेबिलिटी वो अपना मेंटेन किए रहेंगे, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट नंबर 1 से 3 तक ये जो सीरीज चल रही थी वह ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये आपका सीरीज कंप्लीट भी हो चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। टेलीग्राम और आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तुरंत कर लो, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर 4th और 5th के साथ, ठीक है। मैं यहाँ 4th भी प्रिपेयर कर लिया हूँ, 4th और 5th के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।